नमस्कार बच्चों, सफलता करम करम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ही स्टडी अब कर रहे हैं क्योंकि समय थोड़ी कम है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में तो रे ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी कर रहे थे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने लास्ट लेक्चर में आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ दिए थे और लास्ट में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ दिया था। ठीक है, तो आज हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कैसे होता है, कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ना। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, क्या प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है वो हम स्टडी करते हैं। अपवर्तन नीचे लिख लेता हूं उसको, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आपकी जाती है तो क्या होती है, लाइट रियर से डेंसर में अगर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी और डेंसर से अगर रियर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस तरीके का आपका प्रिज्म आपके लैब में भी आपको दिख सकता है। आप एक बार देखेंगे तो इस तरीके का, लेकिन क्लास में जो हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो क्लास में आपको देखो ये दो सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या है बच्चा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आपके जो दो ये पार्ट दिख रहे हैं आप देखिए तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है ये, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए आप कि यहां से अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। जो ये वाला एंगल है दैट इज द प्रिज्म एंगल ए, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म एंगल ए बोलते हैं। ठीक है, ओके, और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो आपका इसको इस पार्ट को उठा के उल्टा करके हमने यहां बना दिया है इसको। ठीक है, तो ये ए बी और सी आपका पार्ट आ गए हैं। ठीक है, तो देखो मान लो इस प्रिज्म का जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। आप एन भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, म्यू है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां से आपने इंसिडेंट रे, आपने एक रे डाली जो कि इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये आपकी इमर्जेंट रे होगी। ये क्या होगी, इमर्जेंट रे हो गई। यस, देखो यहां पर अगर आप नॉर्मल करेंगे तो लाइट रियर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकी। यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो देखो डेंसर से रियर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट गई, इसलिए यहाँ ये इस तरफ आ गई और यहाँ ये इस तरफ आ गई। ठीक है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल से बेंड मतलब अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब देखो वही चीज मैंने दोनों यहाँ पर हमने बना दी है, ये नॉर्मल n1 और ये नॉर्मल n2 यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए आप कि उसके बाद ये जो एंगल है, दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल, दिस इज अगेन हियर द इंसिडेंट एंगल एंड हियर इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको इमर्जेंट एंगल ई भी बोल सकते हैं, इसको आई बोल सकते हैं, इसको R1 और R2 जो भी बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिर से लिखने वाले हैं, आगे करने वाले हैं। तो देखिए प्रिज्म का क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है। तो देखो ये इंसिडेंट एंगल और जो लास्ट में है वो इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल R1 है और ये आपका यहां पर इस पार्ट में इसको मैंने R2 बोल दिया। हम I2 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, R2 यहां पर बोल दिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये पॉइंट O मेंशन कर दिया है। ठीक है बच्चा, अब देखो अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे कर देता हूं और इमर्जेंट रे को पीछे कर देता हूं तो जो ये एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है, देखो इंसिडेंट रे अपने मार्ग से कितना विचलित हो गया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ये क्या है कि आपका इंसिडेंट रे कितना डेविएट हो गया है, तो एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल भी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन।
इसको डेविएशन एंगल भी बोलते हैं। कितनी बात समझ में आ गई है? तो यही चीज यहां पर ड्रॉ होने वाला है कि जो इंसिडेंट रे को जाना इधर चाहिए था लेकिन डेंसर मीडियम के कारण वो इधर चले गया है, तो अपने मार्ग से, अपने पाथ से कितना डेविएट हो गया है, दैट इज द डेविएशन एंगल डेल्टा। ओके उसके बाद हमने यहाँ पर नामकरण कर दिया, इनका नाम लिख लिए इनके। तो मान लो ये P है, ये D है, ये Q है और सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल देखो A P O Q में, देखो ये क्वाड्रिलेटरल आपका जो है इस तरीके से बन रहा है A P Q O में। ये A है, ये P है, ये O है और ये Q है। इन क्वाड्रिलेटरल एंगल A P Q में देखो ये प्लस ये 180, आपको पता है कि सामने के एंगल होते हैं 180, और प्लस देखो सिंस N2 और N1 क्या है, इसमें नॉर्मल है। N2 और N1 क्या है बच्चा, नॉर्मल है, तो हम उसको लिख सकते हैं नॉर्मल है, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये 180 हो गया और 360 हो गया, तो A प्लस O क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, ओके। इन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल OPQ में, और OPQ में देखो, OPQ में देखिए आप जरा से, OPQ में क्या होने वाला है, देखो OPQ को मैं अलग निकाल के बना रहा हूं। देखो OPQ, देखो ये R1 था, ये R2 था, ये P था, ये Q था और ये O था। तो OPQ में इस एंगल को देखो, R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक है, यहां से R1 प्लस R2 निकाल सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल DP क्यू में, अगेन ट्रायंगल DPQ में, DPQ में भी क्या होगा बच्चा, DPQ में जरा ध्यान देना, अलग से बना रहा हूं मैं इसको मैं अलग से बना रहा हूं, यहां पर देखिए जरा से, ये डेविएशन एंगल था। ओके, यहां ये D है, ये Q है और ये P है। तो जरा ध्यान देना, यहां पर मैं यहां पर अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो लेट अस सी हियर कि यहां देखिए, अगर मैं ये आपका P है, ये आपका D है, ये आपका Q है और ये आपका क्या है बच्चा, PQ है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो यहां पर इस तरीके से अगर ये आई था तो ये भी आई था। ध्यान देना, यहां पर मैं जरा से बनाना चाह रहा हूं कि अगर ये आई एंगल था तो ये भी क्या है, आई एंगल होगा, शीर्षाभिमुख कोण है अपोजिट में, लेकिन यहां से एक लाइन चली गई है, ये D है, ये एक लाइन चलेगी, तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चा, अगर ये एंगल R1 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, I माइनस R1। वही चीज I माइनस R1 यहां पर है, और सिमिलरली ये वाला एंगल इस E में से R2 चले जाएगा, तो E माइनस R2। तो ये हो गया बच्चा I माइनस R1 और ये क्या हो गया, E माइनस R2। ओके, तो अब देखो, क्योंकि ये बहिष्कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज अपोजिट सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 लिख सकता हूं, वही चीज यहां पर लिखा गया है। ठीक है, एकदम क्लियर है ये बात, वही चीज यहां पर क्या लिखी गई है। तो एक बार रफ्तार से आप इसको समझिए। ठीक है, कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यूज की गई है और उसके अनुसार हमने एक क्वाड्रिलेटरल का और ट्रायंगल के नियमों का उपयोग करके ये इक्वेशन बना दी है। तो यहां से आप डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई और ई को एक साथ रखिए, आई और ई को एक साथ रखिए, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल माइनस और R1 प्लस R2 यके। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आपको बनानी आनी चाहिए। उसके बाद हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से O की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, कि देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख लो, A प्लस O बराबर R1 प्लस R2 प्लस O, ये गया, तो A बराबर क्या हो गया बच्चा,
R1 प्लस R2। दो जो प्रिज्म एंगल है ए वो किसके बराबर है? R1 प्लस R2 के बराबर है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दो, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? इमर्जेंट एंगल, वो इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, और R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिख लिया? माइनस ए। तो डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? आई प्लस ई और माइनस ए, जहां आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है, ओके, और ई क्या है? इमर्जेंट एंगल है, ये जो बाहर निकल रहा इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हैं इसको, और ए क्या है आपका? प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन नहीं है, ये याद रखना। ये क्या है? डेविएशन है। क्या है? डेविएशन। और डेविएशन क्या होता है कि इंसिडेंट रे अपने मार्ग से कितना डेविएट हो गया है, और वो कैसा पता लगेगा? इंसिडेंट रे को आपने आगे बढ़ाया और इमर्जेंट रे को आपने पीछे खींचा, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया है। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, पुरानी बुक्स में देखो आप, तो इसको I1 बोल देता, इसको I2 बोल देता, तो यहां पर I1 प्लस I2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी को कैसे लिख सकते हैं? इसको इधर लाओ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको जस्ट समझने की। तो अब ये क्या बोला कि सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो जी चीज है उसको यहां उसने थ्योरी में बता दिया है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या कर रहा है कि आपकी लाइट को, मतलब आप इंसिडेंट रे डाल रहे हैं तो ये नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, फिर यहां से दूर हट रहा है, फिर नॉर्मल से अवे हट रहा है, तो इस तरीके से। और हमने फाइंड आउट कर दिया रिलेशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, इसका प्रैक्टिकल भी आपकी क्लास में होता है बच्चों। और इमर्जेंट एंगल कितना कैसे निकालते हैं ये, और एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं। अब क्या है बच्चों कि उसके बाद वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि अगर आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करते रह रहे हैं तो डेविएशन एंगल में भी चेंज होता रहेगा, और उसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ इसका बहुत बार पूछा जाता है। तो देखियो, मान लो ये इंसिडेंट एंगल, ये डेविएशन एंगल, ग्राफ देखो ओ। तो देखो ये ग्राफ जो मिला है वो इस तरीके से आता है बच्चा, कि जैसे कि आपने क्या किया, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन एंगल कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर डेविएशन एंगल मिनिमम हो गया, इसको मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल। और इस एंगल की खास बात क्या होती है कि इस इंसिडेंट एंगल के बराबर ही इमर्जेंट एंगल भी हो जाता है। तो जिस अगर इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर है, मतलब वो कंडीशन कौन सी है? मिनिमम डेविएशन के, उस टाइम आपकी लाइट क्या होगी? सबसे कम डेविएट होने वाली है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। फिर उसके बाद अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो डेविएशन एंगल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, डेविएशन एंगल भी क्या होता है बच्चा? बढ़ता जाता है। तो ये खास पॉइंट आता है एक, कि जब आपका मिनिमम डेविएशन होता है तो उस टाइम आपका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो when angle of incident is increases, angle of deviation is decreases। जैसे यहां से यहां तक दिखा रहा है, angle of deviation is decreases। ठीक है बच्चा, उसके बाद अब देखिए, at a particular value of incident angle, deviation angle becomes is minimum। deviation angle क्या होता है बच्चा? मिनिमम हो जाता है, जिसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा एम से डिनोटेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चा? डेविएशन एंगल को बढ़ाएंगे और इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो डेविएशन एंगल भी बढ़ता जाता है। तो एट डेल्टा एम पर आई इज इक्वल टू ई होता है, इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। और उस कंडीशन में क्या हो जाता है बच्चा कि R1 और R2 क्या हो जाते हैं? दोनों बरोबर हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? बरोबर हो जाते हैं। यहां आप देखो, अगर ये दोनों बरोबर हो जाएंगे तो ये दोनों भी बरोबर हो जाते हैं, यहां से आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा, अरे यस एंड नो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि उस टाइम आपका
इंसिडेंट एंगल और डेविएटेड एंगल अगर बराबर है तो R1 बराबर R2 हो जाता है, R1 बराबर R2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगेन आप बढ़ाओगे तो डेविएशन एंगल बढ़ता जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ये ग्राफ जो आपका मिलता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कि इस जो ये प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले देख लिया हमने प्रिज्म एंगल ए बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, और एट मिनिमम डेविएशन पर दोनों क्या है, सेम है। एट मिनिमम डेविएशन पर R1 बराबर R2 बराबर R है, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2R हो गया। तो यहां से R बराबर क्या हो गया, A/2। R बराबर क्या हो गया बच्चा, A/2। अच्छा, तो यहां पर फिर अगेन एक फॉर्मूला पीछे किया है हम, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। यहां से दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू मैंने 2i रख दी, क्योंकि I इज इक्वल टू ई है, और a प्लस और डेल्टा की जगह क्या होगा यहाँ पर डेल्टा एम। क्यों भाई, क्योंकि तुमने यहाँ पर यहां से जब तुम यहां गए तो तुमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को डाल दिया है। क्यों, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में R1 और R2 दोनों क्या है, सेम है। तो यहां पर आपने इस तरीके से, तो यहां से बच्चों बहुत ही अच्छे से हमारा निकल जाता है, जो भी मर्जी आपको निकाल सकते हो, कि जो दो तीन में से दो वैल्यू दी रहेगी आपको और एक वैल्यू आप निकाल दोगे। तो यहां से अगर आप इंसिडेंट एंगल निकालना चाह रहे हो तो a प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। यस एंड नो, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन R1 साइन आई अपॉन R, क्योंकि R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो लिख लिया यहां पर। ठीक है, इसलिए साइन आई की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर रख दो, यहां पर रखो, और साइन आर की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना हो गया बच्चा, वैल्यू आपको यहां पर रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना हो गया बच्चा, यहां पर साइन आई की जगह a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। खास बात क्या है, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है। और इसमें खास बात क्या है, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या है, बराबर। खास बात क्या है, R1 बराबर R2 बराबर R है। ओके बच्चा, तो यहां से आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यू कैन सॉल्व द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बच्चों पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। रिफ्रैक्शन बाय स्नेल एंगल प्रिज्म, स्नेल एंगल ऑफ इंसिडेंट में देखो, जैसे यहां पर अभी हमने निकाल दिया था कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R2, पहले मतलब पहले सरफेस पर आपने लगाया है, यहां पर स्नेल लॉ लगाया है आपने। ठीक है बच्चा, यहाँ पर स्नेल लॉ ये इंसिडेंट एंगल और ये R1, यहाँ पर स्नेल लॉ लगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल लॉ यहाँ पर कैसे लगाते हैं, यहाँ पर स्नेल लॉ लगाने का तरीका, जो ये पॉइंट P है, यहाँ पर इस मीडियम का एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 बोल दो, म्यू चलो N1 बोल दो, इनटू इसका एंगल साइन आई इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका एंगल R, साइन एंगल में R। तो देखो ईयर है, यहाँ क्या है ईयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो म्यू बराबर क्या हो गया बच्चा, साइन आई अपॉन साइन R1। वही चीज हम यहां पर रखे हैं, यस एंड नो बच्चा, यहीं पर मतलब पहले वाले में रखे हैं। अब ये कैसे, इस मीडियम पर देखो, यहां से ये इधर को झुका और यहां से ये अवे हो गया, तो इस मीडियम पर Q पर, इस पॉइंट पर तुम्हें एंगल तुम्हें स्नेल लॉ लगाना है। तो ये R2 था और ये क्या था, E था। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका एंगल तो क्या है बच्चा, साइन R, मतलब साइन में इसका एंगल साइन R2 बराबर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईयर है 1 और उसका साइन एंगल E। तो बस यहां से म्यू बराबर क्या हो गया,
साइन ई अपॉन साइन R2। ऐसे बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसने लॉ लगाते हैं, वही चीज यहां पर लिखी है। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2। यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पर तो इफ I इज एज्यूम टू बी स्मॉल, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, बहुत छोटा है, तो भाई तब तो R1 R2 E भी छोटे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि वो भी इसी से मिलकर बने हैं। देखो जैसे यहां पर कि अगर इंसिडेंट एंगल ही बहुत छोटा है ये, तो ये भी बहुत छोटे होने वाले हैं। तो रिप्लेसिंग साइन को मैं डायरेक्ट, जब साइन थीटा छोटा होता तो उसको डायरेक्ट थीटा लिख लेते हैं। साइन थीटा जब छोटा होता ना तो उसको डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं बच्चा? थीटा लिख लेते हैं। तो यहां पर आपने सीधा सीधा जब साइन थीटा वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो ये कहां की टेंड करता? थीटा की तरफ। तो इसलिए यहां साइन साइन हटा दो तो म्यू इक्वल टू आई अपॉन R1 या म्यू इक्वल टू ई अपॉन R2, दोनों को इक्वल कर सकते हैं आप और सॉल्व कर सकते हो। और यहां पर क्या होगा? I प्लस ई इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2। पीछे वाले में देख लेना कि ये जो I प्लस ई, यहां से I निकालो, I क्या है? म्यू R1, और यहाँ E कितना है? म्यू R2। तो I प्लस ई म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू कॉमन कर दिया तो ये लिख लिया। तो मतलब यहां से देखो कि I प्लस ई इज इक्वल टू म्यू, दोनों से कॉमन कर दिया, म्यू दोनों से क्या कर दिया? कॉमन कर, अरे ये इधर गया, ये इधर गया। आई को वैल्यू म्यू R1 रखा और ई की वैल्यू म्यू R2 रखा, दोनों से म्यू कॉमन कर दिया, R1 प्लस R2, और ये R1 प्लस R2 क्या है? ए है। तो बस खत्म। तो आपने लिख लिया, यहां से अच्छे से सॉल्व कर लिया कि आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। यस एंड नो मेरे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये आप मतलब यहां पर बट ये होता है तो I प्लस ई इक्वल टू, ये यही चीज इसकी जगह, मतलब इसकी जगह ये रख दिया, ये आ गया और म्यू इंटू ए हो गया। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला ये भी आता, डेविएशन एंगल बराबर क्या होता? ए, और इन दोनों से म्यू कॉमन कर दो तो ए कॉमन कर दो, इसको इधर लाओ, ए कॉमन कर दो तो ए म्यू माइनस। ठीक है, म्यू माइनस 1। एक बार सॉल्व करके देखो, आराम से आप 100% सॉल्व कर पाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ बस इसमें क्या है, ये कब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? जब प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो, जब प्रिज्म पतला हो। प्रिज्म क्या हो बच्चा? पतला हो, और वैल्यू क्या हो? साइन की कम हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो आपके जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि ए इज इक्वल टू क्या है? R1 प्लस R2, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। मिनिमम डेविएशन वाले में I और प्लस I दोनों सेम हो जाएगा, A प्लस डेल्टा M हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे। और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स I इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू साइन, और क्या था बच्चा? A प्लस डेल्टा M बाई 2 और साइन और A बाई 2। अगर प्रिज्म पतला है तो ये वैल्यू गाएंगे ये, और वहां पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए इसमें क्या होने वाला है कि अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम प्रिज्म होता क्या है बच्चा, जरा ध्यान देना। होता क्या है जरा ध्यान देना कि जैसे ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर व्हाइट लाइट हमने डाली, और हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, विग भी। और बच्चा अलग जो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो हर कलर अलग अलग एंगल पर क्या होंगे? रिफ्रैक्टेड होंगे। इसलिए जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, ये नेचर में इसको दिया हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा, और जब इसमें हम व्हाइट लाइट डालेंगे
और व्हाइट लाइट हम जानते हैं कि 7 कलर से 7 कलर से मिलकर बना है, तो अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर डेविएट होगा, अलग अलग वेलोसिटी से जाएगा, इसलिए बच्चों जो व्हाइट कलर है उस पर डिस्पर्जन हो जाता है कि द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स is called dispersion of light and band of the color violet to रेड जाता विग भी और में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म है, यहाँ पर हमने व्हाइट, ये स्क्रीन है, यहाँ पर हमने व्हाइट लाइट को डाला और ये क्या हो गया बच्चा, 7 कलर में डेविएट हो गया। क्यों? क्योंकि हर कलर के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए एंगल हर कलर अलग अलग एंगल पर क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। समझ में आ रही बात? यस एंड नो बच्चा? तो देखो ये इनिशियल पाथ ऐसा होना चाहिए था, इनिशियल पाथ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या ये सबसे कम डेविएशन किसका हुआ बच्चा, रेड कलर का। देखो यहाँ पर सबसे कम डेविएट कौन हुआ, रेड कलर। सबसे ज्यादा डेविएट कौन है, वायलेट कलर, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ तो सबसे लंबा इसका है, तो ये कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम होगा, और ये इस तरीके से। तो देखो सबसे ज्यादा किसके लिए डेविएट हुआ, वायलेट कलर के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, और कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है बच्चा, तो वायलेट कलर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखो सबसे ज्यादा एंगल, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव एंगल किसका है, वायलेट कलर का, तो ये सबसे ज्यादा है ना। तो लेट्स यहां पर देखिए आप, तो म्यू आर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंस म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, कि वॉयलेट कलर के लिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, और रेड कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो इसलिए वॉयलेट कलर में ज्यादा डेविएशन होता है और रेड कलर में कम डेविएशन होता है सबसे। यस एंड नो बच्चा? इसलिए ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन एंगल पर टूटेगा, जिस कारण ये 7 कलरों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो प्रिज्म ने पलटी मारी है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहा है। ओके बच्चा, तो मतलब जो आप सरसरी निगाह में पूछते हैं कि भाई देखो मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, √2 है, तो जब सिर्फ इतना दिया है मतलब वो व्हाइट कलर की दिया है, सामान्य दिया है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चा, अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा वायलेट के लिए, इसलिए डेविएशन एंगल, वो रिफ्रैक्शन एंगल सबसे ज्यादा, डेविएशन एंगल सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा टूटेगा। ठीक है बच्चा, और डिस्पर्जन ऑल्सो एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ काउची इक्वेशन, ये आप आगे पढ़ोगे बच्चा, तो काउची हायर क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इतना ही आपको फिलहाल याद रखना है। तो इनवर्सली जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। ओके बच्चा, तो मतलब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या हो जाएगा, कम, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा। यस एंड नो? तो यहां से आप कुछ और चीजों का उपयोग भी कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो जैसे यहां पर ये देखो कि डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू -1, तो म्यू क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, इसलिए म्यू भी ज्यादा होगा और म्यू आर कम होगा। तो सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट कलर होगा, सबसे कम डेविएट रेड कलर होगा, और एंगुलर डिस्पर्सन भी ऐसे ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है। तो तब तक बच्चों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी है सेल्फ स्टडी, और वो कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।